एक तो सबसे पहले ये कि मैंने आपको वार्म वेलकम किया, बट देन एट द सेम टाइम मुझे ये लगता है कि एक बड़ी खुशाइन बात है कि हमारा नेशनल T20 कप अमिडस्ट कोविड हम लोग कराने में कामयाब रहे। थोड़ा सा ऑफसेट हुआ नॉर्दर्न के साथ। जब लास्ट मैं इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि उनका बॉलिंग अटैक भी इतना तगड़ा था, टीम बहुत तगड़ी थी, मोहम्मद वसीम साहब एक एफर्ट पुट इन करते हुए आ रहे थे थ्रू एंड थ्रू। और ये भी बात हो रही थी कि यार क्या हम मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते थे ताकि कुछ टीमें जो कि कमजोर नजर आ रही थी वो भी अच्छी नजर आती। बट देन एट द सेम टाइम एक ऑफसेट हुआ and KPK took the cup away as well. KPK, congratulations, 206 on 4 wickets as well. But ladies and gentlemen, I think Southern Punjab did a good job as well. किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये हो जाएगा, but then at the same time, this is cricket, everything is fair in love and war. But before we move on, before I introduce my guest to you as well, today, ladies and gentlemen, आज जो हम conversation करना चाहते हैं कि मिसबाह उल हक साहब ने अपने एज ए चीफ सिलेक्टर एक आखिरी जो हमारी होम सीरीज होने जा रही जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, उसके लिए 22 रुकनी टीम का ऐलान किया है। कुछ रिजर्वेशंस है उस पर, मुझे भी, आवाम को भी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक नज़र हम डालना चाहेंगे कि जिन खिलाड़ियों को ड्रॉप आउट किया गया है, जिन खिलाड़ियों को इंक्लूड नहीं किया गया, उनको क्यों नहीं किया गया, उसके कुछ पैकेजेस हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। बट देन हम अपने एक्सपर्ट से यहाँ पे पूछेंगे कि यार ये जो हम अर्ली ऑन इंक्लूजन कर देते हैं एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस की वजह से, वो क्यों करते हैं। फिर एक और अनफॉर्चुनेट इवेंट जो इस दफा हुआ है वो ये हुआ है, इस बात का ताल्लुक किसी रीजनल मसले से नहीं है, किसी प्रोविंशियल मसले से नहीं है, लेकिन सिंध ने हमें बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी दिए। इस दफा अनफॉर्चुनेटली सिंध से हम एक खिलाड़ी भी प्रोड्यूस नहीं कर सके। क्या हमारी नर्सरी वो काम कर रही है जो काम उसको करना चाहिए? क्या हम एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये सवालात ख़वातीनो हज़रात इमर्ज हो रहे हैं और ये इमर्ज होते चले जाएंगे कहीं ना कहीं। अगर हम बात करते हैं, फर्ज करें इंग्लैंड की बात करते हैं, अगर इंग्लैंड में सरफराज को हम लेकर गए थे और हमारा मकसद भी ये था कि हम उसको खिलाएंगे, आगे आने वाले मैचेस या सीरीज में हम उसको मौका देंगे, तो अभी उसको बिठाने का क्या मकसद था। फिर मोहम्मद हफीज साहब की बात करते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, इसमें पहले भी बात हो चुकी है। लेकिन अगर मोहम्मद हफीज खुद अपने इंटरव्यू में ये कहते हैं कि मैं नौजवानों को मौका देना चाहता हूं, तो इवेंचुअली उनकी जगह कैसे बन जाती है, इनके ऊपर हम आएंगे। बट पहले हम मेरा ख्याल है एक नजर डालेंगे नेशनल T20 कप के फाइनल के ऊपर, KPK के ऊपर, कुछ खिलाड़ियों के ऊपर जिनकी इंक्लूजन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी, हमारे एक्सपर्ट्स को लगता है कि होनी चाहिए थी। ख़वातीनो हज़रात हमारे साथ यहाँ स्पोर्ट्स के स्टूडियो में मौजूद है, पाकिस्तान टीम के फॉर्मर कैप्टन एज वेल। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज अ लेजेंडरी ह्यूमन बीइंग, टेक्निकल नो हाउ इनकी बहुत ज्यादा क्रिकेट के बारे में, और काफी मुश्किल होती है, काफी दिक्कत होती है अक्सर, और पिछले कुछ दिनों में इन्होंने होस्टिंग के जवाहर भी दिखाए हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन विद अस वी हैव मिस्टर राशिद लतीफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई। वालेकुम सलाम। दुश्मनी मेरी डॉक्टर से कोई भी नहीं है, और आखिर में जो आपने कहा ना, जो होस्टिंग के फराइज अंजाम दिए, ये आपने डॉक्टर साहब की तो मैंने बात ही नहीं की, दुश्मनी की इब्तिदा कर दिया। नहीं सर, मैं कैसे दुश्मनी कर सकता हूँ? मैंने कहा लेजेंडरी ह्यूमन बीइंग हमारे साथ मौजूद है। आप शोएब अख्तर साहब से पूछें, शोएब भाई की तरफ भी जाते हैं। राशिद भाई वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे उल्टे हाथ की जानिब एक ऐसी शख्सियत जिससे सीखने को मैं तो कम से कम रोज कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ, आई टेक होम। और ना सिर्फ मैं, मुझे लगता है कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल follow him as well, और because of the fact कि उनका करिश्मा, because of the fact उनकी performances, because of the fact कि वो एक मैच विनर रहे हैं अपने दौर में, तोड़ जिसको कहते हैं ना, तोड़ तक पहुंचा के आते हैं। अगर एक दफा लारी निकाल लेते हैं तो वो कोने तक पहुंचा के आते हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो मैं 100% कमिट होकर करूंगा, वरना नहीं करूंगा, कोई मसला। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, द फास्टेस्ट एवर बॉलर टू हैव एक्चुअली स्टेप्ड ऑन दिस प्लेनेट। लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज शोएब अख्तर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप कैसे? आप ठीक है? काइंड वर्ड्स, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। सर, कॉन्वर्सेशन का आगाज करते हैं। राशिद भाई, आपसे आगाज करें। जी करें। आपने दुश्मनी का ऐलान कर दिया है, वो भी खुल्लम खुल। लेकिन हम अब बात करते हैं सबसे पहले नेशनल T20 कप के फाइनल के हवाले से। एक ऑफसेट हुआ, नदन के बारे में बड़े अच्छे रिव्यूज आ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली सेमीफाइनल से आगे नहीं जगह बना सके। मोहम्मद वसीम साहब भी ऑब्वियसली डिसाइडेड होंगे, लेकिन आपका क्या कहना है इस पूरे नेशनल T20 कप, और वो भी पहले तो मुबारकबाद देंगे रिजवान को, उसकी टीम को, खैबर पख्तूनख्वा को, वो जीते। और लग रहा था नॉर्दर्न एक टीम ऐसी थी जो कि फेवरेट थी, लेकिन सेकंड टीम अगर कहें, कोच कौन? अब्दुल रज़ाक है यहाँ पे। आते हैं सर, अभी रज़ाक के ऊपर शुरू कर देगा। टीम अच्छी थी, और टीम अच्छी थी, परफॉर्म किया। इसीलिए इस टीम के 6 प्लेयर जो टीम आज अनाउंस किए मिसबाह उल हक ने, 6 प्लेयर इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि 5 प्लेयर सेंट्रल पंजाब के क्यों हुए हैं। थोड़ा क्वेश्चन आ गया मेरे अंदर। तो ये 6 इनके हैं, 5 उनके हैं, और फिर साथ में 6 नॉर्दर्न के भी हैं, ठीक है, नॉर्दर्न के बनते हैं। लेकिन 5 अगर आप नॉर्दर्न ये सेंट्रल पंजाब के ले रहे हो, वो टीम तो करीब करीब आई नहीं। इसका मतलब है सेल्फिश प्लेयर थे वो। मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा जायजा लेंगे प्रोग्राम में आगे जाके। शोएब अख्तर इस पर तड़का लगाएंगे या रोशनी डालेंगे, ये उनके ऊपर है।
लेकिन रिजवान ने जिस तरह से कप्तानी की, बैटिंग की और अच्छा लगा रही है। फ्रंट से आके वो खेला है, ऊपर से बैटिंग की है उसने। फ़खर जमान अच्छा खेला और शिनवारी सेलेक्ट नहीं हुए, बिल्कुल उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी साथ में। और जितने भी 6 प्लेयर सेलेक्ट हुए हैं इनके और डिजर्विंग थे। इफ्तिखार की बात बहुत ज़्यादा चल रही है, मे भी उसकी जगह कोई और आ सकता था, लेकिन वो कुछ होता है ना, कोच के कैप्टन के फेवरेट होते हैं, तो इफ्तिखार उसमें शायद आ गए, अच्छे प्लेयर हैं। और टीम कॉम्बिनेशन इनका अच्छा था। हफीज़ अच्छा खेले, शोएब मलिक ने कमाल। ये होती है जो एक्सपीरियंस होता है आप किसी जनरल स्टोर में ख़रीद नहीं सकते। तो शोएब मलिक का कल आके उसने सब पूरे टूर्नामेंट में करते रहे ना, वो आया जहाँ पे करने का टाइम था ना वो किया और साइड पे चला गया। तो अच्छा टूर्नामेंट रहा KPK के लिए, खैबर पख्तूनख्वा के लिए और कुछ यंगस्टर के लिए जो पाकिस्तान टीम में आए। एग्जैक्टली उसके ऊपर मजीद बात करेंगे, लेकिन शोएब भाई पे जाने से पहले खवातीनो हज़रात एक सवाल जो है वो मेरे जहन में घूम रहा है और चूंकि मुझे मौका नहीं मिला था तो मैं आज वो बढ़ास भी एक किस्म की निकालना चाहता हूँ। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू उमर गुल साहब एज वेल, मुझे मौका नहीं मिला था इसलिए। क्या आपने बहुत अमेजिंग आपका करियर रहा, तीनों फॉर्मेट के आप प्लेयर है। लेकिन एक बात जिससे मुझे शिकायत है, और शोएब भाई ये सवाल मैं आपसे किसी वजह से पोज कर रहा हूँ कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक इंसान जिसने अपनी आधी जिंदगी का हिस्सा हमारे मुल्क के लिए दे दिया हो, हम उसको एक फेयरवेल मैच भी ना दे सके, इंटरनेशनल फेयरवेल मैच भी ना दें हम उसको एक? यस यार आप बोनी तो करें, शुरू तो करें ना यार जवाब है ना, वो पता तोला यार, उसके लिए लेट हो गया थोड़ा सा ना, टाइम निकल गया। आप पहले कर सकते थे, कुछ फाइनल होता कोई PSL का, उसके अंदर आप ऑर्गेनाइज कर सकते थे। होम सीरीज आपकी टेस्ट मैचेस हुए हैं ज़्यादातर, और बीच में वो अनफिट भी रहे, तो अब कोचिंग में आने का उसमें है। तो यार यहाँ पे फेवर बहुत कम लोगों को मिला है ना, सही। अब ज़बरदस्ती नहीं देना चाहिए। अगर हाँ बोर्ड विलिंग है, हमारे कहने से दे दिया तो क्या दिया, हाँ खुद ही से उनको कोई करना चाहिए था। और जिस तरह से मीडिया ने, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उनको सराहा है उनकी परफॉर्मेंस को, नो डाउट, जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के लिए परफॉर्म किया। थोड़ा कम खेले, इंजरीज हो गई थी उनको और थोड़ा कम खेले शोएब की तरह, लेकिन जो भी खेले कमाल खेले। बिल्कुल। लेकिन हाँ जी, आप ऐड करेंगे यहाँ पे कुछ? गुल्ली वाज अ रेयर फाइंड, लेट्स बी ऑनेस्ट विद दैट, कि अच्छा क्रिकेटर, टैलेंटेड, हार्ड वर्किंग, फिटनेस फ्रीक, अ गुड टीम मैन। और कंट्रीब्यूशन गुल्ली की जितनी गिनवानी चाहिए उतनी कम गिनवाई गई है। हर उस मैच में जहां गुल्ली खेला तो उसकी पार्टिसिपेशन थी एट एनी कॉस्ट। वो 1 विकेट के साथ थी या मेजर ब्रेक थ्रू के साथ थी या 5 विकेट लेना है। तो मेरे ख्याल में गुल्ली का जो पीक ईयर स्टार्ट हुआ 2007 से, तो और 2011 तक उसने बहुत ज़बरदस्त पीक किया। और उस सारे दौरान अरसे में गुल्ली ने पाकिस्तान को वो मैचेस जितवाए जिसका पाकिस्तान हकदार था और हो सकता था, लेकिन उसमें मेजर परफॉर्मेंसेस गुल की थी। अब अनफॉर्चुनेटली जब ये स्पेयर हेड बन गया था गुल्ली आमिर और आसिफ के बाद, बहुत ज़्यादा लोड के साथ वो बॉलिंग कर रहा था, क्योंकि मैं तो बिल्कुल फारुक हो चुका था, मैं तो उस पीक पे था नहीं। सो आई थिंक जो स्पेयर हेड था वो 2007 से लेकर 2011-12 तक ऑलमोस्ट वो गुल्ली ने बड़ा ज़बरदस्त पार्ट प्ले किया। उससे पाकिस्तान जीता, आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, बेशक उसमें वो T20 वर्ल्ड कप हो, टेस्ट मैचेस हों, वनडेज हों, स्पेशली वनडे और T20 में आप देखें गुल्ली का बहुत बड़ा किरदार है। हम बहुत सारा क्रेडिट देते हैं स्पिनर्स को दे देते हैं, क्योंकि स्पिनर्स T20 में बहुत सारा जादू दिखा देते हैं, लेकिन गुल का दे था कि आई थिंक ही वाज अ मोस्ट फैसिनेटिंग क्रिकेटर। बट जो रिवर्स स्विंग हम सारे करते थे, शायद हमारा नंबर काट गया, कि जो रिवर्स स्विंग वो कर सकता था मेरे ख्याल में शायद हमारा भी बस की बात नहीं थी। और मैं बड़ा सरप्राइज होता था कि जितनी एक्यूरेसी के साथ, जितनी पेस के साथ और जितनी विल के साथ वो आउट करता था, मेरे ख्याल में इतना शायद हम 2-3 में भी नहीं था। सो आई थिंक दिस इज क्रेडिट फॉर गुल्ली। और अगेन अब आ जाएं रियल क्वेश्चन पे, मैंने अपने आप को खुद फेयरवेल दिया। कैसे? खेलते हुए रिटायरमेंट दे दी। ठीक है। मैं सेमीफाइनल आ रहा था, सेमीफाइनल से बहुत पहले कोलंबो में मैच था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो मैं टीम में बैठा किया। आपकी रिटायरमेंट की वजह क्या बनी? मेरी रिटायरमेंट की वजह, सच्ची बात, हाँ सच्ची बात, माचिस लगाऊं ना जरा। हाँ लगा। हाँ क्यों एकदम अचानक से आपको इतना बड़ा सेमीफाइनल होने जा रहा है मोहाली में? नहीं सेमीफाइनल तो बहुत दूर है अभी। अच्छा, उससे पहले मैं अभी पूल मैचेस हो रहे हैं। अच्छा, श्रीलंका में पूल मैचेस हो रहे हैं,
हम स्टेडियम के साथ मैच खेल रहे हैं। वर्ल्ड देखिए कोई ना कोई बात ऐसी हुई होगी ना जिसकी वजह से आपने रिटायरमेंट ली, मैं बता बिटवीन ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। अच्छा, ये वरना तो ये आप मुझे आज बात पता चली है हाँ। कि इन्होंने खुद रिटायरमेंट ले ली। आप मॉर्निंग शो करते हैं वहाँ पे ना, हम लोग क्रिकेट इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता था टीवी देख के कि शोएब अख्तर आए, मैच नहीं खेला उन्होंने, लेकिन वो रिटायर हो लेकिन थोड़ा सा बताना, ज्यादा डिटेल मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। मुझे एक तो मैं मेंटली रिटायर हो चुका था तकरीबन 2007 में, कंप्लीटली रिटायर हो चुका। लेकिन वैसे मैं रिटायरमेंट का सोच रहा था हर 2003 में जब ये टीम से निकाल दिया गया और जब मैं वापस कम बैक करने की कोशिश कर रहा था, राशिद भाई ने बड़ा ग्रेसफुली मुझे टीम में वापस लाए। जनरल तौकीर ज़िया साहब अगेन बड़े मेरे मेहरबान रहे, राशिद भाई बहुत मेरे मेहरबान रहे। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरी टीम में जो चाहते थे कि शोएब खेले, ये सच बात है। तो मैं मेंटली तब भी रिटायर हो चुका था, लेकिन मैं फैसला नहीं कर पा रहा था कि मैं निकलूँ ना निकलूँ, निकलूँ ना निकलूँ। अगेन फिर 2005 में ऐसा मौका आया जब मुझे ड्रॉप कर रहे थे। मैं सीरीज़ का नाम नहीं लेता, वो सीरीज़ हम बड़ी कंप्रेसली भी जीते, वो बड़ा मैंने उनको मारा भगाया, ये वो सारा हुआ। लेकिन मेरा जो एंड ऑफ द सीरीज़ मेरा जो हाल था वो शायद मेरे घर वालों को पता है, या मेरे क्लोज दोस्तों को पता है। मैंने कहा नहीं मैं कर सकता, मुझसे नहीं हो सकता, मुझसे ना वेट कंट्रोल हो रहा है ना मेरा दर्द कंट्रोल हो रहा है। तो उन्होंने कहा फिर रिटायरमेंट दे दे। जब अब 2007 में इंसिडेंट हुआ, बल्ला मारा, मैं अच्छी फॉर्म में था, टीके टूके लगे हुए थे घुटने में, तो मैं चल रहा था। तो तब मैंने ये फैसला कर दिया 2010 जो इंग्लैंड का टूर या उससे पहले मैं छोड़ दूंगा। जब मैं 2010-9 में वापस आया, वर्ल्ड कप जीत गया, यूनुस खान गया, उसने बड़ी कोशिश की कि मैं लेके जाए वर्ल्ड कप में, मेरा घुटना टूटा हुआ, सारा इल्ज़ामात लगे हुए थे मुझ पर, वो भी बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। फिर मैंने बिल्कुल डिसाइड कर लिया कि अब मुझे एक चांस मिला तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, अब एक चांस मिला मुझे तो मैं रिटायर हो जाऊंगा। अब हम जब इंग्लैंड पहुंचे तो जी मैंने बात शुरू की, मैंने 2-3 बड़े क्लोज दोस्त हैं मेरी टीम में, मैंने कहा यार ये इस तरह है कि यहाँ पे आके लॉर्ड्स में मैं दे देता हूँ, ठीक है लास्ट, अगर अल्लाह करे मैं 4-5 आउट कर जाऊँ तो अच्छा हो जाएगा, लॉर्ड्स में नाम आ जाएगा। उन्होंने कहा नहीं देखो अभी देखो। जो हम पहुंचे तो वहाँ पे मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम लग गया, आमिर बैन हो गया, आसिफ बैन हो गया। मैंने कहा ये क्या हो गया? तो अब मैंने एक अपॉर्चुनिटी देखी यार मैं अब और लंबा खेल सकता हूँ, तो मुझे तकलीफ हुई। ऐसे मैंने सोचा यार कि यार ये क्या, चलो 4-5 महीने कर ले। जब वर्ल्ड कप पहुंचा तो मैं किताब लिखना शुरू कर दी थी मैंने अपनी ज़िंदगी के बारे में कि मेरे साथ क्या मैंने किया।